Hello friends, I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of a webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the managing committee and the housing society members. It has very simple language articles, draft of applications, webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. आज का टॉपिक है मेजर सिविल रिपेयर्स को करना कैसे है, प्रोसीजर्स, उसको फंडिंग्स कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे जमा करना है, वो सब चीजें। मेजर सिविल रिपेयर्स में एक्चुअल खर्चा कैसे अकाउंट किया जाता है, कितना होता है वगैरह, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सोसाइटी की तरफ से जिसको हम टिपिकली लूटिंग बोलते हैं या मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बोलते हैं, कैसे होता है, उसका एक कुछ उदाहरण लेंगे हम लोग। अगर फ्रेंड्स को याद होगा तो हम लोग ने पहले भी फंड, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड वगैरह, रिजर्व फंड के ऊपर एक वेबिनार हम लोग कर चुके हैं। काफी कुछ इंफॉर्मेशन उसमें पास ऑन कर चुके हैं। आज जो स्पेसिफिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मेजर सिविल रिपेयर्स फंड्स। मेजर सिविल रिपेयर फंड्स अपने बायलॉ नंबर 13 डी में कवर्ड है। 13 बी फॉर बॉम्बे, 13 बी। और बायलॉ नंबर 13 बी बोलता है कि जो फंड्स जमा करना है सिविल रिपेयर फंड के लिए, मेजर सिविल रिपेयर फंड के लिए, मेजर सिविल रिपेयर फंड एंड रिपेयर फंड, ये दो अलग अलग टॉपिक है। सो इसे मिक्स नहीं करते हम लोग, है ना। जो रिपेयर फंड है, जो 0.75% लेना है, वो 14 बी में कवर्ड है। और जो सिंकिंग फंड जो लेना है वो 14 सी में कवर्ड है। लेकिन आज का जो विषय है वो है मेजर रिपेयर फंड, दैट इज बायलॉ नंबर 13 बी। बीएमसी कानून के अंतर्गत, दैट इज सेक्शन कलम 342 के अंतर्गत 342 में लिखा हुआ है कि टेनेबल रिपेयर और नॉन टेनेबल रिपेयर्स क्या है। टेनेबल रिपेयर्स का मतलब ये हो गया कि पेंटिंग हो गया, प्लास्टरिंग हो गया, फ्लोर की टाइल बदली करना है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, प्लम्बिंग सिस्टम रिपेयर करना है या रिप्लेस करना है, बट नॉट चेंज ऑफ प्लेस। ये सब सारी चीजें टेनेबल रिपेयर्स में आ गया। नॉन टेनेबल रिपेयर्स में क्या आ गया? नॉन टेनेबल रिपेयर्स में आ गया जो आपके कॉलम, बीम्स, स्ट्रक्चर वगैरह का जो इश्यू है वो नॉन टेनेबल रिपेयर्स में आ जाता है। मेजर रिपेयर फंड के लिए पहले मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में डिसाइड करना है कि फला फला काम हमें करना है। मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में पास करना है वो चीज पहले कि ये काम करना है, इसका प्रपोजल हमें जीबी के पास से जाके लेना है। जीबी के पास जाता है, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, बट ये करना आवश्यक है सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जा सके। उसके लिए जैसे उदाहरण के तौर पे प्लास्टरिंग करना है, प्लास्टरिंग के साथ साथ में पेंटिंग जरूरी है। तो आर्किटेक्ट को गाइड करना है, वो सर्वे करता है सब पूरी बिल्डिंग को, कहाँ कहाँ प्लास्टरिंग की जरूरत है, पूरी प्लास्टरिंग की जरूरत है या पार्ट प्लास्टरिंग की जरूरत है। और पार्ट करो या फुल करो, पेंटिंग तो पूरी बिल्डिंग का एक साथ ही होना है। बट द आर्किटेक्ट ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ये डिटरमाइन करेगा सर्वे के बाद में, फोटोग्राफ्स के बाद में, कि आपकी बिल्डिंग में क्या क्या डिफेक्ट है। प्लास्टरिंग का चेक करने के टाइम पे वो ही डिटरमाइन कर सकता है कि कॉलम, बीम, पिलर्स वगैरह यानी कि स्ट्रक्चर में क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो वो भी एक रिपेयर्स में चला जाता है। आर्किटेक्ट सर्वे के बाद में वो अपना एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है कि आपकी बिल्डिंग इतने स्क्वायर फीट की है, उसमें ये पर्टिकुलर टाइप का रिपेयर लगना होगा और ये रिपेयर का जो एरिया है या फीट है वो डिटरमाइन करना है। अगर आर्किटेक्ट बोलता है कि आपकी बिल्डिंग में 100 स्क्वायर फीट का प्लास्टरिंग करना है
और फिर उसके ये भी बताना है कि आपकी बिल्डिंग 1000 स्क्वायर फीट की है, तो पेंटिंग का फिजिबिलिटी रिपोर्ट अलग आएगा और प्लास्टरिंग का फिजिबिलिटी रिपोर्ट अलग आएगा। उसके साथ में अगर बिल्डिंग पुरानी हो गई है तो फिर आपको और भी कई चीजें उसमें आ जाती है। बिजली का भी आ गया उसके अंदर, इलेक्ट्रिकल इंटायर सिस्टम आ गया, पैसेजेस आ गए, प्लम्बिंग सिस्टम आ गया, वाटर लाइंस वगैरह भी आ गई, काफी हो जाता है। सो ये काम किसका है? ये आर्किटेक्ट का है। मैनेजिंग कमिटी टिपिकली टेक्निकल पर्सन नहीं है, तो इसके लिए मैनेजिंग कमिटी ये डिटरमाइन नहीं कर सकती कि इतना स्क्वायर फीट का काम करना है। अगर मैनेजिंग कमिटी ये डिटरमाइन करती है कि ये बिल्डिंग 1000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है, इसमें 600 स्क्वायर फीट का काम करना है, तो या तो मैनेजिंग कमिटी आर्किटेक्ट है, या तो फिर वहां से आपका लूटिंग का काम या मिस अप्रोप्रिएशन का काम शुरू हो जाता है। आर्किटेक्ट का काम है फिजिबिलिटी रिपोर्ट देना, जीबी को प्रस्तुत करना, जीबी से डिस्कस करना, जीबी को ब्रीफिंग करना कि ये फला फला चीज का काम होना है, जीबी का अप्रूवल लेना है। आर्किटेक्ट टेंटेटिव कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग देता है। टेंटेटिव कॉस्ट मीन्स वो ये बताता है कि भाई ये प्लास्टरिंग करना है 100 स्क्वायर फीट का, तो 100 स्क्वायर फीट का प्लास्टरिंग का ये 1000 रुपए खर्चा होगा। पूरी बिल्डिंग का पेंटिंग होगा तो ये 10,000 रुपए खर्चा होगा। तो ये 10,000 प्लस 1,000 जो है वो 11,000 खर्चा आर्किटेक्ट का रिपोर्ट बताएगा। जब जीबी ये पास कर देती है कि ठीक है टेंटेटिवली ये पास हो गया, अब क्या करना है? आर्किटेक्ट को उस चीज का टेंडर इनवाइट करना है। या तो पेपर में टेंडर दे दो, या तो बिल्डिंग के बाहर पेस्ट कर दो। कई सोसाइटियों में पैनल बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लायर्स या रिपेयरर्स का पैनल बनता है, प्लम्बिंग का पैनल बनता है, तो उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो एक पैनल में मानो 5 एक वेंडर है, प्लम्बिंग का 5 एक वेंडर है, गार्डन का 5 वेंडर है, ऑफिस सप्लाईज का 5 वेंडर है, तो उसी को चूंकि नजदीक में है और उसको इनवाइट करते हैं कि भाई ये काम है, इसका आपका कोटेशन दे दो। या तो आप कोटेशन आपके खुद के जनरल बॉडी के मेंबर से भी इनवाइट कर सकते हैं बाय पब्लिशिंग notice in the notice board or by distributing a circular in your media or a physical copy with all the general body members. इसमें खाली एक हिच ये रहेगी कि जो मैनेजिंग कमिटी के मेंबर्स हैं वो ये कोटेशंस नहीं दे पाएंगे। दे आर इंटाइटल टू ब्रिंग द कोटेशंस, पर वो खुद ये काम नहीं कर पाएंगे, जिसको टिपिकली हम बोलते हैं कि भाई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। टेंडर और कोटेशन आने के बाद में उसका स्क्रूटनी करने का काम मैनेजिंग कमिटी का नहीं है। मैनेजिंग कमिटी इज नॉट ए टेक्निकल पर्सन, इट डज नॉट नो हाउ टू कैलकुलेट what all material is going to be used, what all BIS or ISI standards are going to be used in that particular thing. कितना सीमेंट, कितना रेती, कौन सा पाइप, ये वो सब का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्ट ही डिटरमाइन कर सकता है। टेंडर्स कोड इनवाइट करने का काम आर्किटेक्ट का, टेंडर कोड ओपन करने का जनरल बॉडी के आप सामने ओपन करिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए ओपन करने का। उसके बाद में आर्किटेक्ट का काम है कि सारे टेंडर्स और कोटेशंस का कंपैरेटिव कोटेशन टेबल बनाए। मानो आपके पास में 10 कोटेशन है, तो 10 कोटेशन का वो रोज बनाता है। वो बोलता है कि इतना स्क्वायर फीट का इसने ये रेट दिया, उसने इतना दिया, उसने इतना दिया, ऐसे करके सारा रेट देता है। आर्किटेक्ट का काम है ये देखने का कि वो कॉन्ट्रैक्टर नौसिखिया है, नवा आदमी है, काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। वो कॉन्ट्रैक्टर को कांटेक्ट करेगा, इंटरव्यू करेगा, उसका काम देखेगा डिटरमाइन करने के लिए कि ये एक्चुअली आदमी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आधा अधूरा काम करने वाला है या काम छोड़ के बीच में भाग जाने वाला है। उसका क्वालिटी ऑफ द काम कौन है, ये सारा काम मैनेजिंग कमिटी को नहीं देखना है। अगर मैनेजिंग कमिटी ने ये सारा काम देखने का सोचते ही है तो फिर आप ये सोच लीजिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ आगे होने वाली है उस सब चीजों का। आर्किटेक्ट कंपैरेटिव कोड्स बनाएगा, और अगर बहुत बड़ा काम है तो टेंडर ओपनिंग का जो काम है वो जनरल बॉडी में आप कर सकते हैं अंडर वीडियो रिकॉर्डिंग। जनरल बॉडी में कंपैरेटिव कोड्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसमें से आप
फाइनलाइज करोगे। फाइनलाइज करने का जो सुझाव है, सजेशन है, एडवाइस है, वो आर्किटेक्ट देता है, पर डिसीजन उस चीज का जनरल बॉडी को रहता है। अभी अगर आपके पास में 10 वेंडर आते हैं और 10 वेंडर में से हर वेंडर एक एक रुपए के गैप के हिसाब से 10 कोटेशन देता है। कोई बोलता है मैं 10 रुपए में करूंगा, कोई बोलता है 11 में करूंगा, 12 में करूंगा, सो आर्किटेक्ट का काम ये है देखने का कि वो 10 रुपए वाला एक्सपीरियंस्ड है या नहीं। उसने और 3-4 जगह काम किया तो काम करके यहाँ पे सिर्फ लोवेस्ट कोटेशन दे के काम लेने का और आधा काम छोड़ के पैसा लेके भाग जाने का तो नहीं है। तो हम लोग टिपिकली क्या सोचते हैं कि भाई लोवेस्ट कोटेशन आया उसको ही एक्सेप्ट करना चाहिए। लोवेस्ट कोटेशन का मतलब है काम टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है, आपका लीकेज चालू हो जाएगा, आधा अधूरा में काम छोड़ के चला जाएगा। सोसाइटी के पास टिपिकली ये कैपेसिटी नहीं होती है कि वो कॉन्ट्रैक्टर के पीछे भागे, ना तो वो आर्किटेक्ट का काम है उस चीज के लिए। आप अगर कानून कचहरी का कार्यवाही करने को सोचोगे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, तो आपकी बिल्डिंग जो आधा अधूरा प्लास्टर्ड है या आधा अधूरा पेंटेड है या आधा अधूरा सिविल रिपेयर्स काम छूटा हुआ है, वो ऐसे ही कैसे ही पड़ा रह जाएगा। तो ये डिटरमाइनिंग जो फैक्ट वो आर्किटेक्ट को करना चाहिए, मैनेजिंग कमेटी को नहीं करना चाहिए। आर्किटेक्ट का काम है टेंडर का कंपैरेटिव कोड्स देना, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स कंडीशंस ड्रॉ अप करना, बनाना, कंपोज करना। टर्म्स कंडीशंस में कई चीजें आती हैं कि कितने समय में आप काम करोगे, क्या क्या पीरियड में काम करोगे, सवेरे 4 घंटे करोगे, रात को 4 घंटे करोगे या दिन में 12 घंटे करोगे, वगैरह वगैरह। आर्किटेक्ट का काम है ये बोलने का कि भाई ग्रुप वर्कर जो वहां पे होंगे उसका वर्कर का ग्रुप इंश्योरेंस करना है। तो ये एक कंपलसरी प्रोविजन है। जब भी सोसाइटियों में मेजर सिविल रिपेयर्स होता है, यहाँ पे प्लास्टर रिपेयर्स वगैरह और बाहर का काम जो होता है जिसमें बाम्बू या परांच पे जिसको बोलते हैं बांध के चढ़ना रिस्क जहां पे है, वहां पे वर्कर्स का इंश्योरेंस पॉलिसी करना जरूरी है। दैट इज टिपिकली इंश्योरेंस कंपनी दे डू इट व्हाट इज कॉल्ड एज वर्कर्स ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। दैट पर्टिकुलर पॉलिसी प्रीमियम is factored in, is covered in within the quotations जो आपको मिला हुआ। ये काम आर्किटेक्ट का देखने का है। आप उसको ये बोल सकते हो कि हमें ब्रेकअप दे दो आप, कि आप ग्रुप इंश्योरेंस का कितना लोगे, मटेरियल का कितना होगा, डेज कितना होगा, पानी कौन सप्लाई करेगा उसके अंदर, स्टोरेज स्पेस कहां से करोगे, वगैरह वगैरह। कई काम के लिए, कई मेजर सिविल रिपेयर्स के लिए आपको कुछ अधिकारियों से परमिशन लेना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेना है, कुछ काम है तो पुलिस को इन्फॉर्म करके रखना, उनका परमिशन लेना है। हो सकता है गाड़ी अंदर बाहर आने में तकलीफ हो रही होगी कंपाउंड के, और अगल बगल में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। फायर डिपार्टमेंट का परमिशन लेना है। ये सारा का सारा जो काम वो है वो आर्किटेक्ट के सुपरविजन के अंडर में होना है। आर्किटेक्ट के सुपरविजन में काम होगा, वो सर्टिफाइड करेगा कि इतना स्क्वायर फीट का काम है, मेजर करेगा, फोटोग्राफ्स लेगा, मेजर करेगा और फिर वो सर्टिफाइड देता है, सर्टिफिकेट देता है कि मेरे नेतृत्व में, मेरे सुपरविजन में ये काम हुआ है और आई सर्टिफाई दैट दिस वर्क हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली एंड रेस्ट ऑफ द पेमेंट में बी रिलीज टू द कॉन्ट्रैक्टर। जब भी बिल आता है कॉन्ट्रैक्टर का पीस रेटेड बेस आता है, एक हफ्ते का बिल आता है या 2 हफ्ते का बिल आता है, तो इट हैज टू गो थ्रू द आर्किटेक्ट। फर्स्ट सिग्नेचर जो उस बिल पे होगा, चेक करने का काम जो होगा वो आपका आर्किटेक्ट का होगा, मैनेजिंग कमेटी का नहीं है। आर्किटेक्ट ये देखता है कि इतना स्क्वायर फीट का बिल हुआ है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कोड कंडीशंस के अंदर में वो सर्टिफिकेट, वो मटेरियल, वो कॉस्टिंग, वो स्क्वायर फीट वगैरह वगैरह, टाइम फैक्टर बैठता है या नहीं बैठता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करोगे तो उसमें डिले फैक्टर का पेनल्टी या कंपनसेशन का भी फैक्टर उसके अंदर रखना जरूरी है। आपको अगर बड़ा काम है तो आर्किटेक्ट का काम है टेंडर कोटेशन में बैंक गारंटी का प्रोविजन करना, पेमेंट शेड्यूल्स का प्रोविजन करना कि कितने कितने समय पे कितना कितना एक्स्ट्रा पेमेंट्स जाएगा। आर्किटेक्ट का काम है ये देखने का कि मैंने तो रिपोर्ट में तो 100 स्क्वायर फीट बोला, लेकिन प्लास्टर तोड़ने के वक्त हो सकता है कि 115 स्क्वायर फीट हो गया। तो ये आर्किटेक्ट सर्टिफाई करेगा कि अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा सिविल रिपेयर वर्क कितना होना है और उसका एक्स्ट्रा कॉस्टिंग कितना होना है। तो जब आप बजट
सैंक्शन करोगे आपके जनरल बॉडी मीटिंग में, तो यू शुड ऑलवेज टेक केयर, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 1,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% कंटेंजेंसी फंड सैंक्शन करके रखना है, प्लस माइनस 100 रुपया, प्लस माइनस 20 रुपया, 20%, ताकि अगर छोटा मोटा काम सिविल रिपेयर है, पक्का काम नहीं हो सकता है, मेटेरियल कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है, प्लास्टर तोड़ने के समय हो सकता है कि बड़ा सा खड्डा आ जाए, उसमें ज्यादा सीमेंट लग जाए, ज्यादा पानी लग जाए, ज्यादा लेबर लग जाए, और सो मेनी थिंग्स। आर्किटेक्ट के नेतृत्व में काम करने का मतलब ये है कि आपके मेंबर्स के बीच में वह एंड आपके मैनेजिंग कमेटी के बीच में डिस्प्यूट्स जो जागते हैं काम के दौरान, कि आवाज हो रही है, धूल मिट्टी उड़ रही है, जाली लगाया नहीं है ठीक से, वगैरह वगैरह, तो वो चीज का फैक्टर करना कम हो जाता है अगर आर्किटेक्ट के नेतृत्व में हुआ। अगर बहुत ज्यादा बड़ा काम है तो आर्किटेक्ट का अपना खुद का जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर आर्किटेक्ट वहां पे मौजूद होगा राउंड द क्लॉक। आर्किटेक्ट का काम है सोसाइटी को बोलने का कि वर्कर्स है, 25 वर्कर है, डेली आना जाना हो नहीं सकता है, जैसे कोविड के टाइम पे काम चल रहे थे कई जगह, लेकिन आना जाना नहीं हो रहा था, और फिर भी वीएमसी ने बोल दिया कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके आप काम कर लो, वर्कर बाहर आएगा जाएगा नहीं, सोसाइटी के अंदर ही आपको इंतजाम करके देना है। तो आर्किटेक्ट का काम है ये देखने का कि आपका जो भी मेजर सिविल रिपेयर्स हो रहा है तो क्या वर्कर्स को सोसाइटी के अंदर प्लेसमेंट करके देना पॉसिबल है या नहीं है, उसका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रहा है, वर्कर रहेगा तो पानी भी खर्चा होगा, सीवेज लाइंस भी ज्यादा यूज होगी, बिजली भी यूज होगी, तो ये सारा जो कॉस्टिंग है वो देना तो है सोसाइटी को, तो सोसाइटी को देना है, और वही कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के अंदर उसको कैलकुलेट करके फैक्टर इन करना है। आर्किटेक्ट बोलता है कि भाई आपकी बिल्डिंग को इतना रिपेयर करना है, जैसे हम लोग सुनते हैं कई बार कि C1 कैटेगरी की बिल्डिंग है, C2 है, C3 है, वगैरह वगैरह, तो आर्किटेक्ट बोलता है उस समय कि भाई इतना बड़ा काम है, बिल्डिंग खाली करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या बिल्डिंग पार्शियली खाली करोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, या आप रहते रहते सारा काम कर सकते हो, ये सुनो। अगर बिल्डिंग खाली करने की नौबत आती है, जरूरत पड़ती है, तो फिर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन निकालना है, जैसे मैंने बताया बीएमसी हो गया, पुलिस हो गया, फायर भी हो। आर्किटेक्ट का काम है कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके, मैनेजिंग कमेटी के साथ में मिलके, जनरल बॉडी के साथ में मिलके एक ओरिएंटेशन लेक्चर होगा, ओरिएंटेशन सेशन होगा जनरल बॉडी के साथ में, ये चारों लोगों के साथ में, जहां पे जनरल बॉडी के सारे लोग अलग अलग प्रश्न पूछेंगे कि भाई काम कितना समय करने वाले हो, कितना दिन काम चलने वाला है, जो पानी खर्चा होगा वो कौन देगा, जो बिजली एक्स्ट्रा खर्चा होगी वो कौन देगा, आप कितना कौन सा हैमरिंग यूज करने वाले, बिल्डिंग और कितना डैमेज होने वाली है या न डैमेज होने वाली है, आपका वर्कर कहाँ रहेगा, हमारी खुद की सिक्योरिटी का क्या होगा वो आपके वर्कर के प्रति से, आपका बिल्डिंग का मटेरियल आप कहाँ स्टोर करोगे, कैसे कैसे आएगा, अगर आपने काम बीच में रुका दिया तो आपकी बैंक गारंटी हम कौन से समय में इनकैश कर लेंगे। ये सारी जो भी क्वेश्चंस है, ये काम है आर्किटेक्ट को प्रश्न उत्तर बनाने का, एंड उस कॉन्ट्रैक्टर के मदद से उस चीज को, एज आई टोल्ड यू कि यू कैन इनवाइट कोटेशंस फ्रॉम नॉन मैनेजमेंट कमिटी मेंबर्स, मतलब एक्चुअल ऑफिस बेरर को छोड़ के आप किसी के मैनेजिंग कमिटी मेंबर है तो भी वो कोटेशन दे सकता है, कोटेशन ला सकता है, दे सकता नहीं, कोटेशन ला सकता है। तो इन अदर वर्ड अगर आपके 7 मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स हैं तो 7 मैनेजिंग कमिटी मेंबर्स को छोड़ के बाकी कोई भी सोसाइटी मेंबर ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है और कर सकता है, सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल सैंक्शन ऑफ द जनरल बॉडी मेंबर्स। सिर्फ और सिर्फ जो मैनेजिंग इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी है वो ये खुद का एक कोटेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाएंगे। अभी अगर हम ये समझे कि सोसाइटी में टिपिकली मेजर सिविल रिपेयर्स होता क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता क्या है, तो मेजर सिविल रिपेयर्स का उदाहरण देता हूं मैं आपको। प्लास्टरिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, कंपाउंड वॉल रिपेयरिंग हो गया, आपके जो एंट्री गेट से बड़ी सोसाइटीज में 2 गेट, 4 गेट, 6 गेट भी होते हैं, आपके हर सोसाइटी की बिल्डिंग की लॉबी रिपेयरिंग भी हो गई, आपका लिफ्ट का मेजर रिपेयर्स या पूरी लिफ्ट रिपेयर करने का हो गया, पूरा प्लम्बिंग सिस्टम रिप्लेस करना या पार्ट रिप्लेस करना, ये रिपेयर करना हो गया,
आपका पानी का पाइपलाइन का सिस्टम पूरा चेंज करना या रिपेयर करना, इट डिपेंड्स ऑन द जनरल बॉडी कि पूरा चेंज करना है या पार्ट चेंज करना है। अपना बजट के ऊपर भी रहता है कि ठीक है, बजट बजट शॉर्ट है, पूरा पाइपलाइन चेंज नहीं करेंगे, जितना निकलेगा उतने ही करेंगे। लेकिन अगर बिल्डिंग पुरानी है, ऑब्वियसली बीएमसी भी बोलता है कि आपका 30 वर्ष की बिल्डिंग हो गई है, तो कई चीजें हमें सिंपली रिप्लेस कर देनी चाहिए। वो आपका जो रिप्लेस कर देने का जो फैक्टर है, ये डिसाइड करने का जो अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी, वो सिर्फ और सिर्फ वो आर्किटेक्ट को है। वो आर्किटेक्ट को सर्टिफाई करना है कि आपकी बिल्डिंग का ये पर्टिकुलर चीज रिप्लेस करना है, ये नहीं करना है। इसमें स्ट्रेटेजी की बात होती है। आपने पानी का पाइप, आर्किटेक्ट ने बोला कि पूरा पानी का पाइपलाइन आपको रिप्लेस करना है। आपने कहा नहीं भाई, मेरे पास तो फंड्स नहीं है, आधा रिप्लेस करेंगे, लीकेज होगा आगे चल के। आप उस आर्किटेक्ट को नहीं बोल सकते, क्योंकि आर्किटेक्ट ने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि यू हैव टू रिप्लेस द एंटायर पाइपलाइन। आधा पाइपलाइन रिप्लेस करने का मतलब है रिकरिंग या नॉन स्टॉप खर्चा आगे फिर से होते जाना, आपकी बिल्डिंग डिटोरेट होते जाना, खराब होते जाना, और सड़ती जाएगी बिल्डिंग। लोहे का सलिया है, प्लास्टर वगैरह है, टूटना चिथराना शुरू होता, ब्रेकअप होना शुरू होता। मेजर सिविल रिपेयर्स में आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग आ गई, डिश एंटेना, जो आपका टीवी का डिश एंटेना लगा हुआ है हर फ्लैट का ऊपर, वो भी आप पूरा एक साथ करा सकते हो, भले इट इज ऑफ एन इंडिविजुअल मेंबर। बट इफ द जनरल बॉडी डिसाइड्स की व्यवस्थित दिखना है, 2500 वायर गए हुए, इंटरनल वायरिंग देना है, कंसील्ड वायरिंग देना है, हर फ्लैट में डिश का वायरिंग यहाँ से आएगा, ऊपर स्ट्रीमलाइन करके हम डिश एंटेनास बिठाओगे या एक मास्टर डिश एंटेना बिठा देंगे वगैरह वगैरह। आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम टिपिकली एसटीपी प्लांट बोलते हैं, या आपका जेनसेट यूनिट, जनरेटर, इलेक्ट्रिक इमरजेंसी जनरेटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर यूनिट, इसको रिपेयर करना है या बड़ा रिपेयर्स आ जाता है। आपका गार्डन का ओवरहॉलिंग आ गया, आपका गार्डन है बड़ा सा अच्छा करना है, किसी गार्डनिंग आर्किटेक्ट को बुलाया, ट्री अथॉरिटी को बुलाया, वो बोलता है नहीं ये गार्डन ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, डेंजरस है, कम ज्यादा है, और इसको व्यवस्थित अच्छा कर सकते हैं, बिल्डिंग का वैल्यू एनहांस हो जाएगा। आपने सोचा, जनरल बॉडी ने भी बोला कि गार्डन ओवरऑल कर दो, जहां जहां प्लास्टर है उसको गार्डन में कन्वर्ट करो ताकि गार्डन बड़ा दिख जाए। गार्डन को आप छोटा भी कर सकते हो अगर परमिशन मिलता है तो, लिमिटेड पर्पस परमिशन मिल जाता है गार्डन को छोटा या बड़ा करने। ओवरहेड, ऊपर का पानी की टंकी और ग्राउंड लेवल की पानी की टंकी। बोरवेल, अगर आपके सोसाइटी में ओपन वेल है तो उसका ओवरहाउलिंग या जिसको कहते हैं रिचार्जिंग, पानी सारा निकाल के प्रॉपरली फ्लशिंग करा जाता है, साफ करा जाता है ताकि पानी व्यवस्थित आए, ज्यादा आए। कभी कभी क्लॉगिंग भी हो जाता है, मिट्टी जम जाती है या हिल जाता है पत्थर वगैरह। फ्लोर की टाइलिंग, सीढ़ियों की फ्लोर की टाइलिंग, लॉबी की फ्लोर की टाइलिंग, बिल्डिंग के बाहर कंपाउंड है, कंपाउंड में कई बार कई सोसाइटी में फ्लोर की टाइलिंग लगाते हैं। इंटरनल रोड्स, 8 बिल्डिंग है आपके कॉम्प्लेक्स में या 10 बिल्डिंग है या 15 सोसाइटी है, फेडरेशन सिस्टम है, इंटरनल रोड्स होते हैं, इंटरनल पानी का सिस्टम है, बिजली का सिस्टम है, वो सारी चीजें हो गई। स्टेयर केस का रिपेयरिंग हो जाता है, स्टेयर केस की सीढ़ियां पुरानी हो गई, टाइल्स बदली करना है, पहले रेलिंग नहीं लगा हुआ था ऊपर चढ़ने के लिए, बड़े बुजुर्गों को तकलीफ होती थी ऊपर चढ़ने में, सपोर्ट नहीं है, उसके लिए हो सकता है कि आप ये डिसाइड करो कि स्टेयर केस स्लिपरी हो रहा है, फ्लोर घस गई है, तो एंटी स्किड टाइल्स लगाएंगे। ये सारा मेजर रिपेयर में आ जाता है, मेजर सिविल रिपेयर, द वर्ड इज सिविल रिपेयर। इलेक्ट्रिक बूमरैंग गेट्स लगाते हैं कई सोसाइटी, बड़ी बड़ी सोसाइटीज। ओवरहॉलिंग ऑफ योर एंटायर सीसीटीवी सिस्टम। आज आपके पास में 5 सीसीटीवी का सिस्टम है, लेकिन कई कारणों से आपको 25 सिस्टम करना है, अलग अलग बड़ा वायरिंग आता है, 10-1 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। ओवरहॉलिंग ऑफ द एंटायर फायर फाइटिंग सिस्टम, पाइप सड़ गया है, गल गया है, अलग अलग जगह स्प्रिंकलर्स लगाना है। फायर फाइटिंग का जो आपका टेक्नीशियन हो आके बोलता है कि सब ये बिल्डर ने प्रॉपर नहीं करके दिया हुआ, ये एडिशनल करने की आवश्यकता है, वो करेगा। मेजर सिविल रिपेयर्स में आप ऑफिस के इक्विपमेंट्स के लिए भी फंडिंग कर सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर, आपके ऑफिस में 4 कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर का 5-1 लाख रुपए खर्चा हो रहा है, एसी आ गया उसके अंदर, ऑफिस का जो कंप्यूटर को पावर बैकअप का सप्लाई इक्विपमेंट्स है उसका रिपेयर हो गया, ऑफिस की चेयर्स वगैरह जो भी कुछ ऑफिस इक्विपमेंट्स है वो सारा कुछ हो सकता है। कई सोसाइटियों में इंक्रोचमेंट्स किया जाता है, तो ऐसे
वक्त में एनक्रोचमेंट को रिस्टोर कर देना का काम भी सोसाइटी का है, विद द कंसेंट ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ कोर्स। तो रिमूविंग एंड रिस्टोरिंग एनक्रोचमेंट्स, आपके सोसाइटी में हो सकता है कि स्टिल्ट एरिया हो, पोडियम एरिया हो, उसको रिपेयरिंग करना है, रीइंफोर्स करना है, जैकेटिंग करना है, कॉलम्स हो गए, आपके बीम्स हो गए, पिलर्स हो गए, सिक्योरिटी कैबिन्स हो गए, और ऐसी और कई भी चीज हो सकती है कि जो बीएमसी खुद आके, यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद आके बोले कि आपको ये रिपेयर करना है, ये जरूरी है, ये बिल्डिंग को ये रिस्क बना हुआ है, आप इसको रिपेयर करो, नहीं तो फिर मैं बिल्डिंग सी कैटेगरी में डालने की कोशिश करता हूँ। अलग अलग सी कैटेगरीज में डाल सकता है वो। एक बार उसने डाला तो फिर आपको ये चीज कंपलसरी हो जाती है। आपके स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जब आप कराते हो 30 बरस में एक बार, पहली बार, तो आपको उसके अंदर भी आपको काफी कुछ मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में मेजर रिपेयर्स के वक्त ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आपके सोसाइटी में 1 करोड़ का काम होना है तो स्वाभाविक है, हमारे मन में ये आता है कि नहीं, अपने ऑफिस बेरर ने, मैनेजिंग कमेटी ने इसमें कुछ खाना पीना किया है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिल गया हुआ है। मेजोरिटी केसेस में ऐसा होता है, क्योंकि सिमिलर टू सिमिलर केसेस आज के दिन में भी रजिस्ट्रार के पास में, कोऑपरेटिव कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट में केसेस चल रहे हैं इस चीजों के बारे में। तो इससे यह साबित होता है कि आपने 5-1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है। इंसान का स्वभाव है, लेना देना कई बार हो जाता है, जाने में या अनजाने में। बिल्स, वाउचर्स और फोटोग्राफ्स मेजर सिविल रिपेयर्स के संबंध में आपके जो बिल्स साइन होंगे, जैसे मैंने बताया कि पहला बिल आया कॉन्ट्रैक्टर का, फर्स्ट काम है आर्किटेक्ट को स्क्रूटिनाइज करना कि जो एक बिल दिया है इतने स्क्वायर फीट का, ये काम हुआ ये नहीं हुआ। आर्किटेक्ट या आर्किटेक्ट का सुपरवाइजर वो सर्टिफाई करेगा कि ये काम इतना हुआ है। फिर उस बिल पे अगर आपने मेजर सिविल रिपेयर्स कमेटी का गठन किया हुआ है जनरल बॉडी मीटिंग में कि चलो ठीक है, ये 5 आदमी मेजर सिविल रिपेयर कमेटी गठित करते, इनका काम है बिल का इंटरनल स्क्रूटनी करना, उनका सिग्नेचर लगेगा बिल्स में। उसके बाद में कंपल्सरीली उस बिल में तीनों ऑफिस बेरर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर का साइन लगेगा, बिल्स के ऊपर भी और वाउचर्स के ऊपर भी। आर्किटेक्ट का काम होगा कि काम के पहले, जब भी उसने सर्वे किया तो काम के पहले उसने फोटोग्राफ्स लिए, वीडियो उतारा। आर्किटेक्ट का काम होगा बजट के अंदर ही, उसी बजट में आर्किटेक्ट का काम होगा कि काम खत्म होने के बाद में फिर से वो फोटोग्राफ निकाले या वीडियोग्राफी निकाले। किस चीज के लिए जरूरत होगी? क्योंकि आप बोलने वाले ना कि पैसा खाया, काम ठीक से नहीं किया, लीकेज हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये उस समय कोर्ट में मैनेजिंग कमेटी के विरुद्ध में केस करने में या मैनेजिंग कमेटी को अपने आप को बचाने में, यही से सब सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स काम आती है। तो प्रोसीजर आप फॉलो करोगे तो काफी कुछ सरलता से हो जाती है। काम के पहले के फोटोग्राफ्स वीडियोस, काम के बाद का फोटोग्राफ्स वीडियोस, दिस विल, ये इसके लिए जरूरी हो जाता है कि फ्यूचर में, आज नहीं, हो सकता है 1 साल के बाद में या 2 साल के बाद में लीकेज शुरू होता है तो बोलेंगे कि देखो 5 करोड़ का खर्चा करा दे, लेकिन मेरे फ्लैट में तो लीकेज अभी भी हो रहा है। तो उस समय ये सारे डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं। काम होने के बाद में अगर इंडिविजुअल फ्लैट से रिलेटेड कोई चीज है, जैसे अभी सिविल रिपेयर किया तो खिड़की का छज्जा खोला, उसका ग्रिल निकाला, व्यवस्थित प्लास्टर किया, छज्जों को रिपेयरिंग किया, खिड़की का बॉर्डर रिपेयरिंग किया, अंदर के दरवाजा, जब मेन डोर है, मेन डोर के पैसेज में सारा प्लास्टरिंग और पेंटिंग किया, तो हर व्यक्ति का इंडिविजुअल कंप्लीटेशन सेटिस्फेक्शन रिपोर्ट लेना जरूरी है। ये काम है आर्किटेक्ट। कॉन्ट्रैक्टर के साथ में जाएगा आर्किटेक्ट, भले मैनेजिंग कमेटी का एक प्रतिनिधि के साथ में चला जाएगा और पूछेगा आपके घर में ये काम ठीक ठाक हो गया, कोई कंप्लेंट है या नहीं है। अगर बोलेगा नहीं है तो कंप्लीटेशन सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन कर दे, हर पेपर पे, और रिकॉर्ड पे रख ले वो चीज। अगर वो आदमी बोलता है कि नहीं, मेरे खिड़की में रिपेयरिंग होना बाकी है, ये डिफिकल्टी है, तो आर्किटेक्ट का काम है वो काम करवाना, और तब तक वो पेमेंट उसको रिलीज नहीं करने देना। यू शुड क्रिएट दिस फोटोग्राफ्स and videography of the civil repair funds to avoid futuristic disputes and to create documentary evidence of actual work being done। कभी भी कोर्ट में डिस्प्यूट गया तो यही सारी चीजें आपको काम आती है। काम होने के बाद में सक्सेस कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट की जरूरत है। आर्किटेक्ट या इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर तीनों साइन करके देंगे। कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा मैंने काम कर दिया, आर्किटेक्ट स्क्रूटनी करेगा, आर्किटेक्ट बोलेगा यस यू हैव डन इट प्रॉपरली, आई गिव यू कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट।
और वो कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट आर्किटेक्ट का परमानेंटली आपके सोसाइटी रिकॉर्ड्स में प्रिजर्व करना है, हमेशा के लिए, 20 साल के बाद में भी। क्यों करना है बताता हूँ, टेक्निकल चीज है। सो इट शुड बी प्रिजर्व ऑन द सोसाइटी रिकॉर्ड्स and a copy of the completion certificate just should be simply given to your municipal corporation and the fire brigade for their records। उनको दे दो, बोला ठप्पा लगा के डिस्पैच का ठप्पा दो, हमको हमारे सोसाइटी के रिकॉर्ड में रखना। क्यों रखना है? अब क्या होता है, 30 बरस के बाद पुरानी बिल्डिंग के बाद में लोकल लोकल पॉलिटिशियनों से मिलके या बिल्डिंग में कुछ लोकल वेस्टेड एडवर्स इंटरेस्टेड पार्टीज उस बिल्डिंग को खराब करने का चक्कर बनाना शुरू करते हैं। एक कॉन्स्पिरेसी चलती है कि भाई आप बिल्डिंग को कैसे तो भी खराब करो, डिलैपिलेटेड डिक्लेयर करो। डिलैपिलेटेड मतलब खराब हो गई है, रहने लायक नहीं, जिसको बीएमसी में 342 353 सेक्शन के अंदर C1 कैटेगरी डिक्लेयर हो जाता है। एक बार बिल्डिंग C1 कैटेगरी में डिक्लेयर हो गई, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, बिल्डिंग खाली करना ही करना है और रीडेवलपमेंट के लिए आपको जाना है। आप जाओ रीडेवलपमेंट के लिए या ना जाओ, लेकिन आपको बिल्डिंग खाली करना है। अगर बीएमसी ने इन लोगों के साथ मिलकर आपकी बिल्डिंग में इंस्पेक्शन किया या स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया और आपकी बिल्डिंग को डिलैपिलेटेड C1 कैटेगरी में डिक्लेयर कर दिया, तो ये सारे जो सर्टिफिकेट्स आपके पास में है 20 बरस पुराना, ये आपको उस समय काम आता है ये प्रूव करने के लिए मैंने बिल्डिंग को प्रॉपरली मेंटेन करके रखा था। मेरी बिल्डिंग 2010 में हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाया, उसके अंदर आर्किटेक्ट ने बोला बिल्डिंग को सिर्फ रिपेयर्स की जरूरत है। 2015 में हमने बिल्ड स्क्रूटिनी फिर से कराया उसी आर्किटेक्ट से या दूसरे आर्किटेक्ट से या दूसरे स्ट्रक्चरल इंजीनियर से, उसने बोला भाई बिल्डिंग मुझे ओवरऑल ठीक लग रही है। अब सडनली अगर 2022 में बीएमसी या और कोई दो चार डेढ़ शाने बंदे जिसको बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं, वो ये कोशिश करें कि भाई बिल्डिंग को कैसे तो भी रीडेवलपमेंट पे लेकर जाते हैं, तो उस समय ये सारे सर्टिफिकेट ये प्रूव करने के लिए काम में आती है, भले वो कोर्ट में क्यों ना प्रूव करना पड़े या बीएमसी में क्यों ना प्रूव करना पड़े। बीएमसी की एक टैग कमेटी है, टैग कमेटी के अगर आगे आप ये रखोगे कि भाई मेरे आर्किटेक्ट ने पिछले 20 बरस का ये रिपेयर का काम किया हुआ और ये उसके सर्टिफिकेट्स हैं, तो वो जो टैग कमेटी है, टेक्निकल असिस्टेंस कमेटी नाम है शायद उसका, बीएमसी का पार्ट है, आर्किटेक्ट आते हैं उसके, बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारी आते हैं, आपके प्रतिनिधि भी उस समय ज्वाइन हो सकते हैं। तो उस समय ये होता है कि नहीं बिल्डिंग ठीक है, तो ये सारे सर्टिफिकेट्स उस समय काम आते हैं। आपका ये आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट की बिल्डिंग परफेक्टली ओके है, कंप्लीटेड है, ऑल्सो हेल्प्स यू इन क्लेमिंग एनहांस्ड इंश्योरेंस। आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया, कुछ गलती से कुछ हो गई, इलेक्ट्रिकल लाइन्स जल गई और कुछ नुकसान हो गया, तो उस समय आप ये कह सकते हो कि मेरी बिल्डिंग पे ये हमने अभी 5 करोड़ का खर्चा किया हुआ है, मेरी बिल्डिंग का वैल्यूएशन बढ़ा हुआ है। और यही सर्टिफिकेट आप अपने बिल्डिंग का वैल्यूएशन का कॉस्ट वैल्यूएशन एज एन एसेट जब बैलेंस शीट में लिखते हो ना, बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है, राइट साइड में बैलेंस शीट में लिखते हो कि 100 रुपया बिल्डिंग का कॉस्ट है, उसको रिवैल्यूएट करके आप ये सर्टिफिकेट के बेस पे आपको उसी वही आर्किटेक्ट आपको रिवैल्यूएशन का सर्टिफिकेट देता है कि 2010 में आपकी बिल्डिंग की कीमत 100 रुपए थी, लेकिन ये काम करने के बाद में आज के दिन पे ये बिल्डिंग की कीमत 2 गुना बढ़ गई है, 100 रुपए की जगह में 150 रुपए हो गई है या 200 रुपए हो गई। तो आप बैलेंस शीट में जनरल बॉडी के अप्रूवल से वो फिगर चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपके फ्यूचरिस्टिक काम के लिए जरूरी है। अब आता है टैक्सेशन पॉइंट। कई सोसाइटी में ये होता है कि अरे काम कर दो, कोई बात नहीं है, वो टीडीएस मत काटो, हम लोग एडजस्टमेंट कर लेंगे, बिगड़ जीएसटी का बिल दे दो, हम आपको और कोई खाते में पेमेंट कर देंगे। तो ये सारे गुनाह हैं। आर्किटेक्ट भी गुनाहगार हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर भी, और सबसे बड़ा गुनाहगार हो जाता है मैनेजिंग कमेटी। टीडीएस क्यों नहीं काटा? टीडीएस नहीं काटा, पेनल्टी भरने को आएगी, तो वो सोसाइटी नहीं भरती है, वो भरना है मैनेजिंग कमेटी को अपने खुद की जेब से। जीएसटी का भी सेम, पेनल्टी लगा, कुछ कारण से हो गया, मैनेजिंग कमेटी के पर्सनल जेब से जाएगा। आप ये ध्यान रहे कि कई बार ये होता है कि अरे कैश पेमेंट ले लो ना, टीडीएस की जरूरत नहीं, जीएसटी की जरूरत नहीं है। कैश पेमेंट इनकम टैक्स कानून के हिसाब से 20,000 रुपए के ऊपर आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते हो। इट इज एन ऑफेंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, बहुत बड़ा ऑफेंस है, और इट अमाउंट्स टू चीटिंग द गवर्नमेंट ऑफ द इनकम टैक्स एंड जीएसटी ऑल्सो।
अब आप काम करोगे, मेजर रिपेयर फंड्स करोगे तो उसका फंडिंग कहां से आना है? 5 करोड़ का काम है, आपके सिंकिंग फंड में कुछ फंड पड़ा है क्या? चलो ठीक है, 3 करोड़ सिंकिंग फंड में पड़ा हुआ है, 9 करोड़ रुपया रिजर्व फंड में पड़ा, रिपेयर फंड में पड़ा है, सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड, 2-4 करोड़ आपके रिजर्व फंड में भी पड़ा हुआ है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट का काम 5 करोड़ रुपया है। इन अदर वर्ड्स, वो फंड आप इस मेजर सिविल रिपेयर्स के लिए यूज कर सकते हो और जनरल बॉडी से नवा पेमेंट लेने की जरूरत नहीं है। नवा पेमेंट लोगे तो फिर जीएसटी भी लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि अपने आप वो 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर चला जाता है लिमिट। जो भी पैसा आप लोगे वो जीएसटी से कवर रहता है। आपने बोला कि मेजर रिपेयर फंड्स के लिए मैंने साल में एक आदमी से 100 फ्लैट है, एक आदमी से मैंने 1 लाख रुपए लिया, तो 100 लाख रुपए हो गया। अपने आप वो जीएसटी का जो लिमिट है 20 लाख रुपया से ऊपर चला गया, तो आपको जीएसटी भी रजिस्ट्रेशन करना है और मेंबर से वो 100 लाख रुपए जो लिया उस पे 100 लाख रुपए के ऊपर मेंबरों से 18 लाख रुपए दूसरा लेना है एज जीएसटी। लेकिन अगर सिंकिंग फंड रिपेयर फंड में पिछले 30-40 सालों से पैसा पड़ा हुआ है और सफिशिएंट हो जाता है तो उसको यूज करना है। सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड, कई लोग ऐसा समझते हैं, कई सोसाइटी कि सिंकिंग फंड खाली कर दिया हमने, जो गुल्लक होता है ना, डब्बा जिसके अंदर हम लोग बचपन में पैसे जमा करते रहे, तो वो खाली हो गया। तो मम्मी को बोला, पापा को बोला कि भाई ये तो मेरा डब्बा खाली हो गया, तो पापा ने बोला कोई बात नहीं, ये ले मैं पूरा डाल के दे देता हूं तेरे को, तो वापिस रिफंड हो गया। सोसाइटी आपका मम्मी पापा नहीं है, सोसाइटी एक संस्था है। सिंकिंग फंड यूज हो गया तो उसको वापस डब्बे में डालने का कोई कानूनी तरीका नहीं है और नहीं करना भी नहीं चाहिए। सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड और रिजर्व फंड कैन नॉट बी यूज फॉर डे टू डे रूटीन एक्सपेंडिचर्स। रूटीन एक्सपेंडिचर्स कहां मिलता है आपको? आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पे लिखा होगा पगार पानी इतना, गार्डन का इतना, एएमसी का इतना, सिक्योरिटी का इतना, लाइट पानी वगैरह वगैरह का इतना इतना। जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन डिसाइड करता है कि ये फंडिंग कहां से आएगा। जनरल बॉडी ये बोल सकती है कि हमारे गुल्लक को, गुल्लक मतलब पैसे का जो डब्बा, हिंदी में गुल्लक बोलते, आई डू नॉट नो, पिगी बैंक इंग्लिश में बोलते हैं, कि हमारे गुल्लक को हाथ मत लगाओ, उसको वैसे ही पड़ा रहने दो साइड में, हमारे से नवा पैसा ले लो। तो अगर जनरल बॉडी बोलती है कि डू नॉट टच द रिपेयर सिंकिंग फंड रिपेयर फंड बट यू कलेक्ट न्यू फंड्स फॉर द सेम, then the general body resolution under section 72 will be final for this purposes। वो उसमें फिर मैनेजिंग कमिटी या और कोई मेंबर ये नहीं बोल सकता है कि नहीं नहीं सिंकिंग फंड रिपेयर फंड का करो, मेरे पास पैसा नहीं है। मेजोरिटी जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन, सिंपल मेजोरिटी का जीबी का रेजोल्यूशन है कि सिंकिंग फंड वापरो तो सिंकिंग फंड वापरा जाएगा। जीबी ने अगर ये मेजोरिटी डिसीजन लिया कि ना नवा फंड लेना है तो नवा फंड लिया जाएगा। मेजर रिपेयर फंड्स, मेजर सिविल रिपेयर फंड जैसे मैंने पहले बताया, इट विल बी एज पर ऑन द इंडिविजुअल फ्लैट्स स्क्वायर फीट बेसिस, पर फ्लैट बेसिस नहीं होने वाला है। आपकी बिल्डिंग में 100 फ्लैट होगा, 10 फ्लैट छोटा है, 20 फ्लैट है, बाकी 70 फ्लैट उससे और बड़े, सरका अमाउंट नहीं लिया जाएगा। सबका इक्वल प्रोपोर्शनेट एरिया है। एरिया आपके मेंटेनेंस बिल में मिल जाएगा, एरिया आपके बीएमसी के असेसमेंट बिल में मिल जाएगा, एरिया आपके बीएमसी के सैंक्शन प्लान्स में भी मिल जाएगा। मैच करना है और उसी को मेंटेन करते हुए उसी हिसाब से आपको ये फंड्स अगर लेना है तो लेना है। ओरिजिनली भी आप सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड जो ले रहे थे, यू आर ऑलवेज टेकिंग इट ऑन द per square feet basis only. You were not taking it on per flat basis. Similarly, major repair fund also will be taken on per square feet basis. अगर मेरे पास सिंकिंग फंड पर स्क्वायर फीट बेसिस पे लिया है, वो मैंने रिपेयर फंड, मेजर रिपेयर फंड के लिए यूज कर लिया, तो लिया सिंकिंग फंड पर स्क्वायर फीट बेसिस पे और वो पर स्क्वायर फीट बेसिस वाला फंड मेजर रिपेयर फंड में यूज कर लिया। तो आप मेजर रिपेयर फंड के लिए जब नवा फंड लोगे तो आप ये नहीं बोल पाओगे उस समय कि नहीं आप पर फ्लैट बेसिस पे, और वैसे भी वो बायलॉ में भी लिखा हुआ है, बायलॉ नंबर 13B। बायलॉ को तो मानना है, हमारी खुद की सोसाइटी है और मैं मेंबर हूं अगर सोसाइटी का, तो जो बायलॉ में लिखा है वो सोसाइटी भी उसमें उसको ओबे करना है और हम लोगों को भी ओबे करना।
आप ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं बायलॉ का हम नहीं मानते, हमारी मर्जी का करेंगे। डिस्प्यूट गया कोर्ट में तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगर हर सोसाइटी के पीछे ये डिसाइड हुआ कि भाई 100 लाख का खर्चा है, 100 फ्लैट है, हर फ्लैट को 1-1 लाख रुपया देना है, तो आप उस चीज को इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी ले सकते हो कि ठीक है काम हम लोग 6 महीने के बाद शुरू करेंगे या 1 साल के बाद शुरू करेंगे। शेड्यूल बनाने का काम ये आर्किटेक्ट का रहेगा। आपको पूरा का पूरा गाइडेंस आर्किटेक्ट को लेना है कि सर हमारा ये काम 2 साल चलेगा, 2 साल में पहले महीने कितना फंड्स लगने वाला है, सेकंड महीने कितना लगने वाला है, थर्ड महीने कितना लगने वाला है। तो आर्किटेक्ट बताता है कि साहब पहले महीने तो खाली प्लास्टर करना है हमको, तो प्लास्टर में सिर्फ इतना लगने वाला है, पेंटिंग तो करना नहीं है, पेंटिंग तो हम जाके 16वें महीने में करेंगे, तो पेंटिंग का खर्चा 16वें महीने में आना। बोलेगा इलेक्ट्रिकल का काम है, बोलता सब पहले इलेक्ट्रिकल का काम करेंगे हम और फिर बाद में प्लास्टरिंग का काम करेंगे। पहले प्लम्बिंग का काम करेंगे हम, फिर बाद में प्लास्टरिंग का काम करेंगे। पहले लिफ्ट हाउस या लिफ्ट वेल का काम करेंगे, फिर बाकी काम करेंगे। तो ये जो काम पहले कौन सा करना है, उसके लिए कितना फंड जमा होना है, ये आर्किटेक्ट सर्टिफाई करेगा। आप और मैं टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है ये कैलकुलेशंस करने के लिए। तो अगर मैनेजिंग कमेटी बोलती है कि नहीं हम ही करना, मैं क्वालिफाइड हूं इस चीज के लिए, तो आप समझ जाना कि वहां पे वो पैसे खाने पीने का काम हुआ है और वो लूटिंग कभी ना कभी होने वाली है। आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ कि लूटिंग किससे होती है, थोड़ी देर की बाद में बताता हूँ। तो या तो आप मेंबर से पैसे लो इंस्टॉलमेंट में या लमसम लो, जैसे भी आप जनरल बॉडी में डिसाइड करते हो, या तो सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड और रिजर्व फंड या और कोई भी फंड पड़ा हुआ है डिपॉजिट छोड़ के, अगर फंड के नाम पे कुछ पड़ा, जैसे कई सोसाइटी में कॉर्पस फंड होता है, और भी कई नाम से आप फंड ले सकते हो। अभी तो 2019 में जब एमसीएस एक्ट अमेंड हुआ, तो एक्ट ने बोला कि जो मर्जी है आप फंड जमा कर सकते हो, अलग अलग टाइप के फंड्स दिए हुए हैं। मेरा पर्सनल ऐसा सुझाव है कि जब आप मेजर सीपीएल सिविल रिपेयर फंड करते हैं, तो बैंक में आप सेपरेट अकाउंट खोलिए अलग से, टोटली उसको ईयर मार्क कर दीजिए। मेजर रिपेयर फंड का जो भी पैसा आता है वो उसमें ट्रांसफर करो। अगर आपने ये डिसाइड किया कि सिंकिंग फंड से पैसा निकालना है, सिंकिंग फंड से पैसा निकालो और ये मेजर रिपेयर फंड में ट्रांसफर कर दो, और पेमेंट सिर्फ और सिर्फ इसी स्पेसिफिक बैंक अकाउंट से होगा फॉर द पर्पज ऑफ मेजर रिपेयर फंड्स। काम खत्म होने के बाद में अगर उस मेजर सिविल रिपेयर वाले अकाउंट में अगर कुछ पैसा बचा, 500 रुपया बच गया काम खत्म होने के बाद में, आर्किटेक्ट ने बोल दिया आई सर्टिफाई दिस वर्क इज सेटिस्फैक्टरली completed as per the contract, as per the agreement, as per the satisfaction certificate received from all the members वगैरह वगैरह। फाइनल रिपोर्ट आ गई, काम खत्म हो गया, बैंक में 500 रुपया बचा है, वो 500 रुपया रेसिडुअल बैलेंस जो भी बचा होगा और उस पर अगर कुछ ब्याज है या और भी कुछ है। कई बार काम करते हैं, प्लम्बिंग लाइन निकाल देते हैं पूरी की पूरी, उसका भंगार का पैसा भी बिकता है, हो सकता है वो 100 रुपए में बिके, हो सकता है वो लाखों रुपए में बिके। सेम इलेक्ट्रिकल का भी, सेम आपने बड़ा सा इलेक्ट्रिकल वाटर पंपिंग पंप निकाल दिया, आपने एसटीपी प्लांट चेंज कर दिया, आपने लिफ्ट चेंज कर दिया, तो ये सब जो डेब्रिस निकलती है या भंगार निकलता है, उसका जो पैसा आता है, वो भी पैसा आपको रेजोल्यूशन पास करके इसी मेजर सिविल रिपेयर फंड में जमा करना है। जो भी पैसा जमा हुआ उसमें कुछ भी पैसा बचा तो उस फंड को आप रिजर्व फंड में ट्रांसफर करो। रिजर्व फंड आप जब मर्जी आए आप जमा कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि आपने फंड तो ले लिया और किसी कारणवश आपने सिविल रिपेयर काम नहीं चालू कर पाए, फॉर सम रीजन और द अदर, तो पैसा तो वापस करना है मेंबर को। मेंबर बोलता नहीं करना और अल्टीमेटली जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन है कि भाई काम नहीं करना है आपको, तो चलो फंड वापस कर दो। तो फिर ये होगा कि भाई म्यूनसिपालिटी ने तो बोला है काम करने के लिए, तो बोलेंगे जब फिर से नोटिस आएगी तब हम लोग फिर से पैसा जमा करेंगे, अभी तो मेरा पैसा मेरी जेब में आने दो। लूटिंग के कई तरीके हैं, मिस अप्रोप्रिएशन के कई तरीके हैं, मैं सारा कुछ तो डिटेल नहीं दूंगा, हमारे पास वक्त भी कम हो रहा है। लूटिंग के कई तरीकों का मतलब ये होगा, आप सब जानते हैं, फिर भी रिफ्रेश करते हैं अपन इस चीज को, कि आर्किटेक्ट ने सर्टिफाई तो कर दिया कि 100 स्क्वायर फीट का काम है, लेकिन आर्किटेक्ट बाद में ये बोलता है कि सर इतना एक्स्ट्रा काम निकलने वाला है, और आपका लकीली आपका जो सिविल मेजर सिविल रिपेयर्स कमेटी गठित किया था वो भी उसकी बातों में आ जाती है या मिल जाते हैं, जो भी कुछ है
और वो भी बोलते हैं कि चलो भाई ठीक है, इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज इन साइज ऑफ सिविल रिपेयर्स, वो कोटेशन बढ़ गया, सब रेट बढ़ गया है मार्केट में, डुप्लीकेट मटेरियल लेकर आ गए, या मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, या जो डेब्रिज निकला है, प्लास्टर निकला है, कचरा निकला है, उसको लेकर जाने के लिए गाड़ी का भाव बढ़ गया, लेबर का भाव बढ़ गया। 4 गाड़ी माल जानी थी लेकिन 10 गाड़ी का दिखा दिया उसने, बिल ही लेना है, पैसा देना है उस आर्किटेक्ट से, और आर्किटेक्ट से कैश ले लेना है वापस। ये सब चीजें चलती है। कई जगह ये देखने में आया है कि भाई 100 गुनी सीमेंट के आके रखी हुई है, यूज होना, और उसमें से 50 गुनी चुपचाप यूज कर लिया कॉन्ट्रैक्टर के मदद से। या तो कॉन्ट्रैक्टर को ही बोल दिया आपने कि दूसरे को लेकर आओ, मेरे घर का रिपेयर करा के दो इसी मटेरियल से, आपको मैंने 100 करोड़ का काम दिलाया हुआ है, मेरे घर में कम से कम 1 करोड़ रुपए तो खर्चा करो। फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्टर या मटेरियल सप्लायर्स कि हमको पार्टी दो, हमको कॉस्टली गिफ्ट दो, ये कई तरीके हैं लूट करने के। लूटिंग साबित एक बार करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? प्रोसिक्यूशन कैसे कर सकते हैं? एमसी के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, मटेरियल सप्लायर के ऊपर, आर्किटेक्ट्स के ऊपर, कोई भी। मेरी सोसाइटी में काम हुआ, लेकिन आप की जानकारी आ गई, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, आप भी जाके आपके रजिस्ट्रार के पास में एक एप्लीकेशन डाल सकते हो अंडर सेक्शन 89A फॉर इंस्पेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक नीड्स। वो इंस्पेक्टर का काम है, ऑफिसर का काम है आके देखने का कि भाई टेंडर किधर है, कोटेशंस किधर है, कितना काम खर्चा किया, टीडीएस काटा कि नहीं काटा, जीएसटी काटा कि नहीं काटा, सोसाइटी का कितना नुकसान किया आपने, वगैरह वगैरह वगैरह। ए नॉन मेंबर ऑल्सो कैन डू इट, प्लीज रिमेंबर। आपकी सोसाइटी बॉम्बे में है, गुजरात का सूरत का एक आदमी वहां से एक अर्जी करके कर सकता है। अर्जी किसके सामने कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के सामने। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के पास में जब एक अर्जी आती है तो उसका काम ये नहीं है कि आप मेंबर हो तो ही आपकी अर्जी में लूंगा। मेरे पास अर्जी आई है, उसका काम है अर्जी को एक्टिवेट करना, उस पर कार्रवाई करना, या तो रिजेक्ट कर देना। अगर रिजेक्ट करता है तो उसको रिजल्ट ऑर्डर पास करना पड़ेगा कि 89A का एप्लीकेशन इस कारण से मैं रिजेक्ट करता हूं। आई रिपीट, एनीबडी कैन फाइल एन 89A application for inspection of the society records relating to any mismanagement in the society. Mismanagement, ये जो मेजर सिविल रिपेयर्स का मिसमैनेजमेंट हुआ वो भी मिसमैनेजमेंट में आ जाता है, मिस अप्रोप्रिएशन भी आ जाता है। आपका मेजर सिविल रिपेयर्स 2 साल चला, अकाउंटिंग आया, वाउचर्स आया, टेंडर्स आया, बिलिंग आया, जीएसटी वगैरह वगैरह काफी कुछ हो जाता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम आ गया। कोई एक नॉन मेंबर, सूरत का एक आदमी भी एक अर्जी दे सकता है, री ऑडिट एप्लीकेशन डाल सकता है, सेक्शन 81 सेक्शन 81 ब्रैकेट 6 के अंदर में के साथ एमसीएज एक्ट में यही गुना हुआ है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ रजिस्ट्रार हो उस एरिया के, मैं री ऑडिट का पैसा भरने को तैयार हूँ, ये आप री ऑडिट का ऑर्डर निकालो और स्क्रूटनी कराओ, डॉक्यूमेंट्स का, टेंडर्स का, कोटेशंस का, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस हुआ या नहीं हुआ है, जीएसटी का वगैरह वगैरह वगैरह। कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट नहीं है, काम पूरा नहीं हुआ, 5 साल हो गए, वो भी मिसमैनेजमेंट में आता है। 89A के रिपोर्ट के बेस पे या एंड और रिपोर्ट अंडर 81, री ऑडिट अंडर 81, रजिस्ट्रार हैज गॉट अथॉरिटी टू कंडक्ट इंक्वायरी अंडर सेक्शन 83। 83 में ये आता है कि भाई काम व्यवस्थित हुआ या नहीं हुआ, आपने क्या क्या न्यूसेंस किया हुआ है, क्या क्या किया हुआ है। तो ये आता है कि भाई ये तो खाली 100 रुपए का बिल है, लेकिन बैंक से तो विड्रॉ हुआ 500 रुपया। आपको क्वेश्चन करा जाएगा, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा जाएगा, ये 83 ऑफिसर करता है। फिर रिपोर्ट आएगा कि भाई 400 रुपए मिसिंग है, 83 वाला बोलता है कि भाई मेरा अंदेशा है कि भाई 400 रुपए ये मिस अप्रोप्रिएट हुआ, सोसाइटी का नुकसान हुआ। उस 83 के ऑर्डर के बेस पे डिप्यूटी रजिस्ट्रार अब 88 का ऑर्डर निकालता है। 88 का ऑर्डर डिटरमाइन करने के लिए कि हकीकत में अब कौन सा मैनेजिंग कमेटी मेंबर इसके लिए जवाबदार है, खाली चेक चेयरमैन है या दूसरा मैनेजिंग कमेटी है या खाली ट्रेजरर है या सेक्रेटरी है वगैरह। उसमें ये देखा जाएगा कि चेक में साइन किसने किया, वाउचर किसने बनाए, आर्किटेक्ट का रिपोर्ट है या नहीं वगैरह, जैसे मैंने शुरू में बताया। अब ये सारी चीजें से बचने के लिए या साबित करने के लिए 89A, 81(6), 83, 88 और फाइनल ऑर्डर 98 एमसीएज एक्ट के अंदर में ये होता है टू प्रूव दैट वेदर यू डिड मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, खाना पीना आपने किया है या नहीं किया है, मिसमैनेजमेंट किया है या नहीं किया हुआ है। सूरत का एक आदमी, हनी भाई,
वो पुलिस में भी एफआईआर कर सकता है, वो प्राइवेट क्रिमिनल केस भी कर सकता है उस पर्टिकुलर सोसाइटी के ऑफिस बेरर के। कागजी सबूत है, डॉक्यूमेंटरी सबूत है कि आपने ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया हुआ है और इसमें ये टीडीएस भरा नहीं है या जीएसटी नहीं भरा हुआ है, ये मटेरियल को चुपचाप बाहर लेते हुए जाके मैंने देखा हुआ है आपको, या ये मटेरियल ओवर प्राइस से आप लेकर आ गए, वो अपना कोटेशन लेके आता है कि 25 यूनिट सीमेंट लेके आया 25 रुपए में, वो 25 यूनिट सीमेंट तो एक्चुअली बगल वाले दुकान वाला उसी एरिया का 20 रुपए में दे रहा था, साबित करता है डॉक्यूमेंट्री। तो कोई भी आदमी पुलिस कंप्लेन कर सकता है, प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेन, पुलिस नहीं एफआईआर लेती है तो आप प्राइवेट क्रिमिनल भी कंप्लेन भी कर सकते हो। ऑफेंसेस क्या आता है उसके अंदर, आपका चीटिंग, फ्रॉड आ गया, न्यूसेंस आ गया, कॉन्स्पिरेसी आ गया। कॉन्स्पिरेसी क्यों आती है? क्योंकि चार पांच, एक से ज्यादा आदमी एक हरकत करता है, गलत हरकत करता है, गैर कानूनी, तो वो कॉन्स्पिरेसी हो गई। फ्रॉजरी हो गई, आपने बिल्स गलत बना के दिया वगैरह वगैरह। अभी क्या होता है बड़ी सोसाइटीज में जैसे हमारी एक फितरत है कि मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, मेरी सोसाइटी में 500 फ्लैट है, तो मेरा बेटा का भी फ्लैट वहीं पे होना चाहिए, मेरी बेटी का भी, मेरे दामाद का भी, मेरे समधी का भी, उसी सोसाइटी में मेरे मेरे परिवार के 20 एक लोगों के फ्लैट से, और 580 फ्लैट दूसरों के, लेकिन 20 फ्लैट आपका। अब मेंटेनेंस आप 600 लोगों से, 500 लोगों से ले रहे हो, उसमें से 20 जो आपके मेंबर, आपके जो परिवार वाले उनसे भी ले रहे हो, और जब आप पैसे का खाना पीना करते हो, मिस अप्रोप्रिएशन करते हो, तो हमको क्या समझना चाहिए कि मैंने अपने खुद के भाई बंधु को लूटा, बेवकूफ बनाया, मैंने अपने बेटे को लूटा, मैंने अपनी बेटी को लूटा, मैंने अपने समधी को लूट लिया, मैंने अपने दामाद को लूट लिया, या मेरे और जो चाचा मामा भांजा रह रहे उसी सोसाइटी में, क्योंकि मेंटेनेंस और जो सिविल रिपेयर फंड है वो तो उनका भी था, लेकिन खा लिया आपने अकेला। ये भी एक सोचने वाली चीज है कि अपने खुद के परिवार को या रिलेटिव्स को या खास फ्रेंड्स को कैसे लूटा जाता है, और कितनी शर्म होती है या नहीं होती है, अपने खुद के प्रिंसिपल्स है या नहीं है। वी हैव टू सी दैट। कैसा लगता होगा कि अपने खुद के लोगों को लूटा और इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, प्रोसिक्यूशन के टाइम पे, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के टाइम पे ये पता चलता है पूरे लोगों को, समाज को, अपने खुद के लोगों को भी और बाकी 500 स्क्वायर फीट के 500 फ्लैट्स को, कि देखो वो अनिल भाई ने तो, मैनेजिंग कमेटी था ना उसमें ये लूटा और ये उसके विरुद्ध में ऑर्डर हो गया और साबित हो गया कि भाई उसने लूटा, तो कैसा लगेगा फिर उसको। मैं अपना सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। बहुत से प्रश्न हैं, बहुत से और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन अब समय नहीं बचा हुआ है।